साल 1991 एक तमिल फिल्म रिलीज होती है, कैप्टन प्रभाकरन। लीड रोल कर रहे एक्टर की 100वीं फिल्म का टाइटल LTTE लीडर प्रभाकरन को ट्रिब्यूट था और कहानी चंदन तस्कर वीरप्पन पर बेस्ड थी। तमिल सिनेमा इंडस्ट्री में उस वक्त ये मान्यता थी कि किसी भी लीड एक्टर की 100वीं फिल्म चलती नहीं है, फ्लॉप ही होती है। रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज एक्टर इस बात का सबूत बन चुके थे। रजनीकांत की 100वीं फिल्म श्री राघवेंद्र क्रिटिक्स से तारीफें वसूलने के बाद भी डिजास्टर साबित हुई थी और कमल हासन की 100वीं फिल्म राजा पारवई का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था। कुल मिलाकर बहुत कठिन थी डगर पनघट की, लेकिन इस एक्टर ने इस जिंक्स को तोड़ा। फिल्म ने तूफानी बिजनेस किया, इतनी पॉपुलर हुई कि उस दौर में पैदा हुए कई तमिल बच्चों का नाम प्रभाकरन रखा गया। कैप्टन प्रभाकरन न सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई, बल्कि इसने अपने लीड एक्टर को नया नाम भी दिया, कैप्टन। यही लक़ब आगे जीवन भर उनके साथ रहा। इस नाम से उन्हें आगे एक टीवी चैनल भी खोला। उस एक्टर का नाम था विजयकांत। अपना पूरा करियर कमल और रजनी के बीच सैंडविच बनकर निकाल देने वाले विजयकांत की कहानी न सिर्फ रोचक है, बल्कि इसमें अलग अलग तरह के रंग हैं। फिल्म समुदाय में अछूत बनकर रहने का रंग, एक सुपरस्टार का रंग, प्रोड्यूसर की मदद करने वाले मसीहा का रंग, राजनीति में दिग्गजों के होश उड़ाने का रंग, दुस्साहसी राजनीतिक भाषणों का रंग। ऐसा इंद्रधनुषी जीवन जीने वाले विजयकांत की 28 दिसंबर 2023 को डेथ हो गई। उन्हें निमोनिया डायग्नोस हुआ था और वो वेंटिलेटर पर सपोर्ट में थे। आज हम इन्हीं विजयकांत की जीवन यात्रा का लेखा जोखा नापने की कोशिश करेंगे। 25 अगस्त 1952 को तमिलनाडु के मदुरई में पैदा हुए विजयकांत का असली नाम था विजयराज अलगस्वामी। विजयकांत तो वो फिल्मों में आने के बाद बने। कहते हैं कि ऐसा उन्होंने उस वक्त पॉपुलर हो रहे रजनीकांत के नाम से इंस्पायर होकर किया। रजनीकांत की छाया आगे भी उनके सिनेमाई और राजनीतिक करियर पर छाई रही। विजयकांत उन रेयर साउथ एक्टर्स में से थे जिन्होंने सिर्फ एक ही भाषा में काम किया, सिर्फ तमिल में। बावजूद इतने लंबे चौड़े करियर के उनकी फिल्में तमिल और तेलुगु में डब जरूर हुई, लेकिन वो सिर्फ तमिल में ही काम करते रहे। अपने लगभग 3.5 दशक लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने 150 से ज्यादा तमिल फिल्में की। विलेन वाले रोल से शुरुआत करके विजयकांत तमिल सिनेमा के बहुत बड़े हीरो बने। हीरो के रूप में खूब शोहरत कमाने वाले विजयकांत का सिनेमाई सफर बतौर विलेन शुरू हुआ था। 1979 में आई फिल्म इनिक्कुम इलामई से फिल्म फेल रही। अगली फिल्म में लीड रोल मिला, लेकिन वो भी पिट गई। यही नहीं, उसके बाद आई 2 फिल्में भी दर्शकों द्वारा नकार दी गई। 5वीं फिल्म दुरादू इडी मुलक्कम से सीन थोड़ा सा बदला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल तो नहीं दिखाया, लेकिन फिल्म फेस्टिवल्स में सराही गई। फिर आई 6ठी फिल्म सट्टम ओरू इरुट्टरई, जिसने विजयकांत की किस्मत बदल दी। फिल्म बहुत चली, लगातार 100 दिनों से ज्यादा थिएटर्स में लगी रही। साउथ की 3 भाषाओं के साथ हिंदी में भी इसका रीमेक बना। हिंदी में बने रीमेक से आप सब लोग परिचित होंगे, देखी ना भी हो तो भी नाम तो जरूर सुना होगा। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की अंधा कानून, जिसने हिंदी में भी भरपूर बिजनेस किया था। कैप्टन निक नेम पाने से पहले विजयकांत को तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पुराची कलिंगार बुलाया जाता था। इस नाम का मतलब है क्रांतिकारी आर्टिस्ट। उनकी क्रांति का स्वरूप तो कहीं ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इस क्रांति की कीमत जरूर चुकाई। शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा। कहते हैं कि बहुत से रसूखदार फिल्म मेकर्स उनसे न्यारे न्यारे ही रहे। कई बड़े एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से इनकार किया। कई बड़े प्रोड्यूसर्स उनके पास कभी कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर नहीं गए। उनकी फिल्मोग्राफी में ज्यादातर लो बजट फिल्में ही रहीं। विजयकांत 3 शिफ्ट में काम किया करते थे और इस बात का खास ख्याल रखते थे कि उनकी वजह से प्रोड्यूसर्स का कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसा कई बार हुआ कि प्रोड्यूसर ने उन्हें पैसे बहुत देरी से दिए या किश्तों में दिए। कई बार तो उन्होंने खराब माली हालत के चलते प्रोड्यूसर से पैसे लिए ही नहीं। एक खास बात यह भी कि विजयकांत ने ऐसी तमाम चैरिटी को कभी अपना नाम चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो खामोशी से अपने हिस्से की नेकियां करते रहे। विजयकांत ने अपने करियर की ढेरों एक्शन फिल्में की। उनकी बॉक्स ऑफिस अपील उम्दा थी। 20 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने पुलिस वाले का किरदार निभाया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने गांव के सीधे सादे आदमी को पोर्ट्रे किया जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस सार्वभौमिक सेंटिमेंट को तमिल प्रोड्यूसर्स ने विजयकांत के सहारे खूब कैच किया। उन्होंने देशभक्ति वाले रोल भी बहुत किए, इतने कि अगर कोई हिंदी फिल्म आलोचक उनकी उस वक्त की जर्नी ट्रैक करता तो अपने आर्टिकल्स में उन्हें साउथ का मनोज कुमार जरूर लिखता। विजयकांत के बारे में एक और दिलचस्प बात यह कही जाती है कि उनके पास एक्शन सीन्स में भी एक्टिंग करने का
हुनर था। विजयकांत ने 20 से ज्यादा फिल्मों में पुलिस वाले का किरदार निभाया। उन्होंने कुछ एक थ्रिलर फिल्में भी की। 1984 में आई नूराबदुनाल ऐसी ही एक फिल्म थी जिसका हिंदी रीमेक 100 डेज के नाम से आया था। 1984 ही वो साल था जब वो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में देने वाले तमिल एक्टर बने। इस साल उनकी 18 फिल्में रिलीज हुई। 3 शिफ्ट में काम करने का कमाल। तमिल में पहली 3D फिल्म बनी तो वो विजयकांत को लेकर ही बनी। नाम था अन्नई भूमि। 1986 में आई मानक नक्कू ऐसी ही फिल्म थी जिसमें विजयकांत और कमल हासन ने साथ में काम किया। इन दोनों की साथ में ये पहली और आखिरी फिल्म रही। रजनीकांत के साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया। हालांकि 1987 की एक फिल्म के गाने में इन दोनों दिग्गजों का कैमियो जरूर था। ये वो दौर था जब उन्हें रजनीकांत और कमल हासन का कॉम्पिटिटर माने जाने लगा था। वो थे भी, सिर्फ उनको बड़े बैनर नहीं मिले। 80 और 90 के दशक में विजयकांत ने दर्जनों हिट फिल्में दी। चिन्ना गाउंडर, सथरिया, सेतुपति IPS, पेरियन्ना जैसी फिल्में। उनकी कई सारी फिल्मों के नाम हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन मोह को थोड़ा टाल रहे हैं। नई सदी आते आते विजयकांत का रुझान राजनीति की तरफ होने लग गया था। उनमें जिम्मेदारी संभालने का मादा था। ये बात तो सन 2000 में ही साफ हो गई थी। 2000 में वो नडिगड संगम के प्रेसिडेंट बने। नडिगड संगम यानी साउथ इंडियन आर्टिस्ट एसोसिएशन। इसकी स्थापना तमिल फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों ने की थी। MGR, शिवाजी गणेशन और MR राधा ने। जब विजयकांत इसके प्रेसिडेंट बने तब ये एसोसिएशन खराब माली हालत से जूझ रहा था। 4-5 करोड़ का कर्जा था। विजयकांत ने इन संगठन को संकट से निकाला। उन्होंने सिंगापुर और मलेशिया में फंड रेजिंग इवेंट्स आयोजित किए। तमिल इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स ने इसमें परफॉर्म किया। कमल हासन, रजनीकांत ने भी। एक किस्सा तो बहुत प्रचलित है। रजनीकांत को न्योता देने जब विजयकांत उनके घर गए थे तो उनके सामने जमीन पर बैठ गए थे, लेकिन विजयकांत ने कहा कि वो उनके प्रति सम्मानवश ऐसा कर रहे हैं। नडिगड संगम को बचाने के लिए हुए इन इवेंट्स में कमाल दिखाया। संगठन ने सारे कर्जे चुका दिए। जब 2006 में विजयकांत ने प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ी तब संगठन के अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रकम जमा थी। 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, DMDK यानी देसिया मुर्पोक्कू द्रविड़ कलगम। उन्हें जयललिता और करुणानिधि का प्रतिद्वंदी कहा गया। ये बात कुछ हद तक सही भी साबित हुई। अगले साल हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने भले ही सिर्फ 1 सीट जीती, लेकिन वोट परसेंट में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवाई। उनकी पार्टी को 8.38% वोट्स मिले थे। 2011 के चुनावों में उन्होंने करुणानिधि की पार्टी DMK को हराने के एकमात्र उद्देश्य से जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ गठबंधन किया। उनकी पार्टी ने कंटेस्ट की हुई 41 सीटों में से 29 पर जीत हासिल की। DMK से ज्यादा। जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया था। विजयकांत सदन में विपक्ष के नेता बने। ये उपलब्धि पाने वाले वो पहले एक्टर थे। विजयकांत की राजनीतिक पारी का आगाज बेहद धुआंधार हुआ था, लेकिन आगे चलकर उनका करिश्मा धुंधला पड़ता गया। हालांकि जयललिता के साथ उनकी गठबंधन पारी ज्यादा चली नहीं। विजयकांत और जयललिता के बीच सदन में कई बार बहसबाजी हुई। DMDK के कई विधायकों ने जब सदन में जनता के मुद्दे उठाने चाहे तो AIADMK के विधायकों ने उन्हें परेशान किया। फरवरी 2016 में DMDK के 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया और विजयकांत ने भी विपक्ष के नेता का पद छोड़ दिया। इससे पहले 2014 में उनकी पार्टी ने NDA गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अलॉट हुई तमाम 14 सीटों पर हार गई थी। अगले लोकसभा चुनाव भी विजयकांत की पार्टी पर भारी गुजरे और उन्हें एक भी सीट पर जीत नसीब नहीं हुई। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ऐसा ही कुछ हुआ और DMDK सभी सीटों पर हार गई। 2021 के विधानसभा चुनावों में स्थिति और खराब हुई। पार्टी न सिर्फ तमाम 60 सीटों पर हार गई बल्कि उसका वोट परसेंट भी बहुत नीचे गिर गया। उन्हें महज 0.43% वोट मिले। विजयकांत का नाम कई विवादों में पेबस्त रहा। तमिल एक्टर और कॉमेडियन वडिवेलु के साथ उनकी तनातनी को मीडिया में भरपूर कवरेज मिली। वडिवेलु उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे। 2005 में वडिवेलु इमसाई अरसन नाम की फिल्म में लीड रोल कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के दौरान वडिवेलु का ड्रेस डिजाइनर से झगड़ा हुआ और उन्होंने शूटिंग पर जाना बंद कर दिया। मामला नडिगड संगम के प्रेसिडेंट विजयकांत के पास पहुंचा। कहा जाता है कि जब विनती करने के बाद भी वडिवेलु शूट पर नहीं पहुंचे तो उन्हें जबरन जीप में डालकर नडिगड संगम के ऑफिस ले जाया गया। वहां उन्हें काफी धमकाया गया।
जिसके बाद उन्होंने शूटिंग की हामी भर दी। विजयकांत वडिवेलु संघर्ष की नींव यहीं से पड़ी बताते हैं। 2008 में वडिवेलु के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए और फर्नीचर तोड़ डाला। वडिवेलु ने बेझिझक कहा कि ये विजयकांत के भेजे आदमियों का काम है। उन्होंने विजयकांत के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी फाइल किया। विजयकांत से अपनी दुश्मनी को वडिवेलु चुनाव प्रचार तक भी ले गए। 2011 के चुनावों में वडिवेलु ने डीएमके की तरफ से प्रचार किया और अपनी हर सभा में विजयकांत को भरपूर कोसा। तिरुवरूर की एक रैली में वडिवेलु ने मंच से कहा था, मेरा इकलौता मकसद विजयकांत और उनकी टीम का खात्मा है। हालांकि उन चुनावों में विजयकांत की पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। खात्मे की तरफ उनकी पार्टी बाद में आगे बढ़ी। विजयकांत और वडिवेलु ने बहुत फिल्में साथ की, लेकिन असली जिंदगी में उनकी तगड़ी दुश्मनी रही। विजयकांत के मंचीय भाषण भी कई बार विवादों में रहे। एक बार उन्होंने मंच से रजनीकांत की आलोचना कर दी थी, जिसके बाद रजनी फैंस उन पर भड़क गए थे। उनकी इस बात के लिए भी कई बार आलोचना हुई कि वो मंच से अक्सर भद्दे इशारे किया करते थे, खास तौर पर पत्रकारों के लिए। विजयकांत के 2010 में कैप्टन टीवी नाम से एक चैनल की भी शुरुआत हुई थी। 2 साल बाद उन्होंने कैप्टन न्यूज नाम का एक न्यूज चैनल भी शुरू किया था। तो ये थी तमिल सुपरस्टार विजयकांत की जीवन गाथा। सक्सेस और फेलियर को अलग रख कर देखा जाए तो उनका जीवन रोचक घटनाओं का एक कोलाज सा रहा। तभी तो उनके जाने पर इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार ने अपनी हेडिंग में उनका जिक्र कुछ यूं किया, ऑलमोस्ट रजनीकांत इन फिल्म्स, ऑलमोस्ट एमजीआर इन पॉलिटिक्स। ये जीवन गाथा आपके लिए लिखी थी मेरे साथी मुबारक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।